Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss different methods which are used in high voltage testing of electrical materials. इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को पावर सिस्टम में लगाने से पहले उन मटेरियल्स पे डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। वो टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स में हम बेसिकली जो रेजिस्टिविटी और लॉस फैक्टर को मेजर करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पावर सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें पावर केबल्स, ट्रांसफार्मर बुशिंग, पावर कैपेसिटर्स, इंसुलेटर्स और इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको पावर सिस्टम में लगाने से पहले, डिज़ाइन के दौरान, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के बाद और पावर सिस्टम में लगाने से पहले इन पे काफ़ी ओवर वोल्टेजेस के लिए टेस्ट दिए जाते हैं। अब ओवर वोल्टेजेस क्या हैं? ओवर वोल्टेजेस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओवर वोल्टेज को फेस करने के लिए लाजमी है कि इन मटेरियल्स पे प्रॉपर जो है टेस्टिंग अप्लाई की जाए। ओवर वोल्टेजेस पे डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जी, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ पावर केबल्स और उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बुशिंग जो है उसको डिटेल में स्टडी दिया था। उसमें जो डिफरेंट टेस्ट हम अप्लाई करते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड बिफोर इंस्टॉलिंग इट इन द पावर सिस्टम, तो जो जो टेस्ट होते हैं हमने उसको डिटेल में स्टडी दिया था। आज हम उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन में टेस्टिंग ऑफ पावर कैपेसिटर जो है वो स्टडी करेंगे। डिफरेंट जो टेस्ट अप्लाई होते हैं ऑन द कैपेसिटर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। ठीक है, जो जो टेस्ट होते हैं आज थी इस लेक्चर में हम उनको डिटेल स्टडी करेंगे। तो टेस्ट की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ तो कैपेसिटर जो हैं वो पावर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैपेसिटर ना सिर्फ पावर फैक्टर तो इम्प्रूव करते हैं बल्कि रिएक्टिव पावर की कंपनसेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। वोल्टेज की रेगुलेशन तो इम्प्रूव करने के लिए भी कैपेसिटर तो यूज़ किया जाता है। और पावर सिस्टम में जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं आप वो इन यहाँ पे फिगर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे जो कैपेसिटर यूज़ होते हैं तो उनकी फिगर्स आप यहाँ पे इसमें क्लियरली देख सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है और वो कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या होता है इस पे डिटेल लेक्चर मेरा मौजूद है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हो उसको स्टडी कर सकते हैं। जी, सबसे कैपेसिटर के टेस्ट की दो टाइप्स हैं। एक हैं रूटीन टेस्ट, दूसरे होते हैं टाइप टेस्ट। तो रूटीन टेस्ट बेसिकली जो कैपेसिटर्स भी होते हैं ये ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रूटीन टेस्ट दिए जाते हैं कैपेसिटर्स पे। और रूटीन टेस्ट जो है अब जैसे कि नाम से पता चलता है तो ये कैपेसिटर की इंस्टॉलेशन के बाद भी ये टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, ऑफ एंड ऑन किए जाते हैं। इन रूटीन टेस्ट में बेसिकली कैपेसिटर की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जाता है कि कैपेसिटर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर कैपेसिटर की परफॉर्मेंस कम होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट किया जाता है। सो रूटीन टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन ऑल द कैपेसिटर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. So during this testing, the capacitor should not break down or behave abnormally or show any visible collisions. एग्जैक्टली जब भी आप रूटीन टेस्ट करेंगे तो कैपेसिटर पे किसी किस्म का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स जो उसकी टर्मिनल से बीच की जो इंसुलेशन है उसके बीच में ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर तो एबनॉर्मली बिहेव नहीं करना चाहिए और किसी किस्म का कोलिजन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो रूटीन टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट हमारे पास आता है दैट इज़ नोन एज द टेस्ट फॉर द आउटपुट। जैसे कि आपको पता है कैपेसिटर की आउटपुट जो है वो या तो कैपेसिटेंस होती है या केवीआर होती है। तो इस टेस्ट में दोनों हमने चेक करनी है कि हम कैपेसिटर कितनी केवीआर दे रहा है और कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस होती है, अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने इस टेस्ट में चेक करनी है। तो यहाँ पे जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं फॉर दिस टेस्ट इज़
ammeter and voltmeter are used to measure the TVAR and the capacitance of the capacitor. The TVAR measured should not differ by more than -5 से 10% of the specified value of the capacitor unit and 0 से 10% for the capacitor band. अब अगर हम कैपेसिटर यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटर यूनिट की आउटपुट जो है उसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेक श्योर ये करना है कि कैपेसिटेंस जो है वो -5 से 10% के बीच में लाई करे, ठीक है। मीन्स जो कैपेसिटेंस की स्टैंडर्ड वैल्यू है या जो रेटेड वैल्यू है फॉर द कैपेसिटर यूनिट, तो ये जो आउटपुट है वो ज़्यादा इस रेंज के अंदर लाई होनी चाहिए, ठीक। और अगर कैपेसिटर बैंथ है तो कैपेसिटर बैंथ के लिए 0 से 10% तक की वेरिएशन के अंदर आउटपुट जो है उसकी लाई करनी चाहिए। अगर इन लिमिट से एक्सीड करेगी तो इसका मतलब है कैपेसिटर जो है एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है। The AC supply should the AC supply used for the testing of the capacitor should have frequency between 40 Hz to 60 Hz or as near as the possible to rated frequency, and the harmonic of supply should be minimum. Exactly, this is an important point as the capacitance depend on the frequency. सो हमें यहाँ पे जो कैपेसिटर सेट करनी है, जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है टू मेजर द आउटपुट ऑफ द कैपेसिटर, वो हमें पावर फ्रीक्वेंसी ही कंसिडर करनी चाहिए, या उसको 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें सेट करनी चाहिए, जिसके बाद हमें जो आउटपुट है वो नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है। और मेक श्योर करना है कि जो सप्लाई है, ठीक है, जो इन सोर्स है उसमें हार्मोनिक मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट इज द टेस्ट बिटवीन द टर्मिनल्स, ठीक है। दिस इज देन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन टेस्ट। एवरी कैपेसिटर इज सब्जेक्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग और द टू टेस्ट फॉर द 10 सेकेंड्स। हर कैपेसिटर को 10 सेकेंड के लिए इन दो टेस्टों से गुजारा जाता है। अभी क्या क्या टेस्ट हैं? फर्स्ट वन इज डीसी टेस्ट। The test voltage being Vt is equal to 4.3 V naught। अगर डीसी टेस्ट होगा, ठीक है, डीसी टेस्ट सेटअप आपने करना है या डीसी वोल्टेजेस पे आपने टेस्ट करना है, तो जो वोल्टेजेस होंगे वो होंगे 4.3 V नॉट। और अगर एसी यूज़ करके आपने टेस्ट परफॉर्म करना है तो जो वोल्टेजेस होंगे वो होंगे Vt इज इक्वल टू 2.15 इंटू वी नॉट। अब इसमें वी नॉट क्या चीज़ है? वी नॉट वो रेटेड वैल्यू है जिसके लिए कैपेसिटेंस जो है वो डिज़ाइन की गई है। मीन्स जिस वोल्टेज पे कैपेसिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू जो रेटेड वैल्यू है वो अचीव होती है, तो ये वी नॉट वो फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन किया दिया है, वेयर वी नॉट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल्स which in the test connection gives the same dielectric strength of the capacitor element as the rated voltage। तो अगर आप डीसी वोल्टेजेस यूज़ कर रहे हैं तो जो वीटी होगा, ठीक है, जो आपने टर्मिनल पे वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं वो 4.3 टाइम्स वी नॉट हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर आपने एसी वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं तो फिर जो टर्मिनल पे वोल्टेजेस आप अप्लाई कर रहे थे वो 2.15 टाइम्स द वी नॉट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है टेस्ट बिटवीन टर्मिनल जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इसमें कैपेसिटर ने किसी किस्म का अनयूजुअल बिहेवियर शो किया तो इसका मतलब है कैपेसिटर्स की जो इंसुलेशन है बिटवीन द टर्मिनल्स वो उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो आप उस कैपेसिटर का पावर सिस्टम में यूज़ नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट रूटीन टेस्ट इज़ नोन एज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। जैसे कि आपको पता, इस नाम से पता चल रहा है, तो इसमें हमने कैपेसिटर की जो इंसुलेशन है उसकी रेजिस्टेंस को चेक करना है। सो इन दिस टेस्ट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द टेस्ट इन कैपेसिटर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजर की मदद से आपने कैपेसिटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करनी है। अब मेजर क्या है, किस तरह मेजर किया जाता है, या इसमें मेजर से किस तरह हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, इस पर मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, टेस्टिंग ऑफ पावर टेबल्स। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, अंडरग्राउंड टेबल्स, जिसमें मैंने इसका मेजर था यूजेज जो है समझाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। The measure is connected between one terminal of the capacitor and the container
अभी कंटेनर क्या है, ये वो चैम्बर है जिसके अंदर कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस की पूरी असेंबली मौजूद होती है। द टेस्ट वोल्टेज शैल बी डीसी वोल्टेज, जो वोल्टेजेस आपने अप्लाई करने हैं ऑन द मेथड दैट मस्ट बी डीसी, एंड वो दैट शुड नॉट बी लेस देन 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट से लेस नहीं होने चाहिए डीसी वोल्ट, एंड द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मोर देन द 50 मेगा ohms। और 500 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे, 500 डीसी वोल्ट, तो जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है वो 50 मेगा ohms से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस 50 मेगा ohms तक जो वैल्यू आई थी वो एक्सेप्टेबल रेंज में है। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा आती है इट मींस थे कैपेसिटर्स की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो उसमें कुछ इश्यूज हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर द पावर सिस्टम। Next test is the test for the efficiency of discharge device. This is a very important test for the safety of the personnel who is working on the capacitance. In order to provide safety to the person who will be working on the capacitance, it is desirable to connect a very high resistance across the terminal of the capacitor. एग्जैक्टली जो बंदा जो वर्कर कैपेसिटर्स पे काम कर रहा है उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। इसमें आपने वेरी हाई रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के टर्मिनल साथ कनेक्ट करते हैं, और आपने ये चेक करना है कि कैपेसिटेंस फुली डिस्चार्ज कितनी देर में होता है, ठीक है, across the terminal of the capacitor so that they that discharge in about a few seconds after the supply is switched off, ठीक है। अब जब आपने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है टर्मिनल साथ कनेक्ट किया तो आपने सप्लाई ऑफ करने के बाद चूँकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है तो आपने उस कैपेसिटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगानी है सप्लाई ऑफ करने के बाद। अब आपने ये देखना है कि कैपेसिटर कितनी देर में अपनी फुल कैपेसिटेंस जो है डिस्चार्ज करता है अक्रॉस दैट रजिस्टर। द रेजिडुअल कैपेसिटर वोल्टेज आफ्टर द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ should reduce to 50 volts in less than 1 minute of the capacitor is rated up to 650 volt and 5 minutes if the capacitor is rated for voltage more than 650 volts। तो एग्जैक्टली ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ लिमिट्स हैं जो दे माइलस्टोन्स हैं या टारगेट्स हैं जो दे सेट दिए जाते हैं फॉर द डिस्चार्ज दे अदर सप्लाई ते 1 मिनट के अंदर अंदर कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज हो जाता है। अदर कैपेसिटर की वैल्यू 650 वोल्ट तक है और 5 मिनट हैं अदर कैपेसिटर की वैल्यू मोर देन 650 वोल्ट है। तो ये एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। अगर इस टारगेट के अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है इट मीन्स दे ये जो टेस्ट है वो कैपेसिटर ने पास कर लिया। अगर इन टारगेट के अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता इट मीन्स द कैपेसिटेंस की जो डिस्चार्ज की एफिशिएंसी है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं तो आप उसको फिर पावर सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते। जी नेक्स्ट टेस्ट इज़ द टाइप टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट होते हैं जो होते हैं वंस एक ही दफ़ा दिए जाते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक दफ़ा कैपेसिटर बन दिया, पावर सिस्टम इंस्टॉल हो दिया तो उसके बाद टाइप टेस्ट नहीं दिए जाते। So the type tests are carried out only once by the manufacturer to provide that the design of the capacitor complies with the design requirement। एग्जैक्टली जब भी एक मैन्युफैक्चर, ठीक है, जो कैपेसिटर बनाने वाली कंपनी होती है उनको एक डिज़ाइन जो है वो दिया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कस्टमर उनको बताता है कि हम मुझे ये चीज़ें चाहिए, इतनी वोल्टेज चाहिए, इतनी कैपेसिटेंस चाहिए, इतनी डायरेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कैपेसिटर बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरर है वो कैपेसिटर को डिज़ाइन करता है, वो बनाता है और उससे बनाने के बाद मैन्युफैक्चरर के सामने, ठीक है, ये दोनों पार्टीज के सामने ये टेस्ट दिए जाते हैं और उसके बाद अगर ये टेस्ट पास कर जाते हैं कैपेसिटर तो उसको पावर सिस्टम में फिर से लगा दिया जाता है। तो कौन से टेस्ट हैं टाइप टेस्ट में? नंबर 1 इज़ द डायरेक्टेड लॉस एंगल टेस्ट या पावर फैक्टर टेस्ट।
इस टेस्ट में जैसे आपको नाम से पता चलता है डायरेक्ट लॉस एंगल टेस्ट जो है वो चेक किया जाता है, या पावर फैक्टर द बेस्ट एट द पावर फैक्टर जो है वो चेक किया जाता है। एंड फॉर दिस पर्पज़ हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज जो है उसको यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इस पे मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स। आप वहाँ से हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज तो देख सकते हैं। So high voltage shearing bridge is used to measure dielectric power factor. The voltage applied is the rated voltage and the temperature is 27 degree plus minus 2 degrees centigrade. The value of the loss angle tangent sigma should not be more than 10% of the value which is agreed between the manufacturer. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। इसमें आपने वोल्टेजेस अप्लाई करनी है जो तो रेटेड वैल्यू होती है, ठीक है, और टेम्परेचर आपने रूम टेम्परेचर या 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद द वेरिएशन ऑफ +-2 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लॉस एंगल है वो नॉट मोर देन 10% हो विच इज़ एग्रीड बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, ठीक। मीन जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होता है लॉस एंगल के लिए, तो उससे 10% के अंदर अंदर जो है लॉस एंगल तो होना चाहिए। द नेक्स्ट टेस्ट इज़ द टेस्ट फॉर द कैपेसिटर लॉस। द कैपेसिटर लॉस इंक्लूड द डायलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द कैपेसिटर एंड V² ओवर R लॉसेज, ठीक है। कैपेसिटर में दो किस्म के लॉसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डायलेक्ट्रिक लॉस and second one is the V² over R loss. The dielectric loss can be evaluated with the help of the loss angle which is obtained in the previous test, ठीक है। इस टेस्ट में टेस्ट नंबर 1 में जो डायलेक्ट्रिक लॉस आया है इसकी मदद से आप डायलेक्ट्रिक लॉसेज जो हैं वो मेजर कर सकते हैं यूजिंग द डायलेक्ट्रिक लॉस एंगल टेस्ट। और V² R losses can also be calculated. द टोटल पावर लॉस शुड नॉट बी मोर देन 10%, ठीक है। ये सारे जो लॉसेज हैं, फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट्रिक लॉस एंड सेकंड वन इज़ द V² R लॉस, ये दोनों लॉसेज कंबाइंड करते भी मैच हो रहा ये करना है तो द टोटल पावर लॉस शुड नॉट बी मोर देन द 10% ऑफ द वैल्यू विच इज़ एग्रीड टू द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो एक वैल्यू सेट की जाती है, जो डील होती है, तो मैच हो रही है करें थे उसका 10% से ज़्यादा पावर लॉसेस नहीं होने चाहिए। द नेक्स्ट टेस्ट इज़ द स्टेबिलिटी टेस्ट। द कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन एन enclosure whose temperature is maintained at +-2 degree centigrade above the maximum working temperature for 48 hours. इस टेस्ट में हमने बेसिकली कैपेसिटर की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए हमने कैपेसिटर को एक एनक्लोजर के अंदर प्लेस करना है जिसका टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर जो जिसके लिए कैपेसिटर डिज़ाइन है उसका +-2% हमने सेट करना है, ठीक है। और 48 आवर्स के लिए हमने उसको कैपेसिटर से छोड़ देना है। और इसके साथ साथ हमने लॉस एंगल मेजर करना है, कैपेसिटर का लॉस एंगल मेजर करना है आफ्टर एवरी 16 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स एंड यूजिंग हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी और जो वोल्टेजेस हैं वो 1.2 टाइम्स द रेटेड वोल्टेज हैं। तो हमने बेसिकली कैपेसिटर ने लॉस दिया एक कंटेनर के अंदर और उसका जो टेम्परेचर है वो +-2 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करना है अबव द वर्किंग टेम्परेचर और 48 आवर्स के लिए हमने कैपेसिटर तो छोड़ देना है। इसके साथ साथ हमने कैपेसिटर जो लॉस एंगल ऑफ द कैपेसिटर है वो मेजर करना है फॉर एवरी 16 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स यूजिंग द हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। और इन टेस्टों के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी और जो वोल्टेजेस हैं वो 1.2 टाइम्स द रेटेड वोल्टेज होंगे। रेटेड वोल्टेज मींस वो वोल्टेजेस जिसके लिए कैपेसिटेंस डिज़ाइन की गई है। The next and the last test for the capacitance is known as the impulse voltage test between terminal and the container. The capacitor is subjected to impulse voltage of 1/50 microsecond. इधर कैपेसिटर पे इम्पल्स अप्लाई की जाती है जिसकी वैल्यू 1/50 माइक्रोसेकंड है।
इसी तरह 5 कंसेक्टिव इम्पल्सेस दी जाती हैं ऑफ आइदर पोलैरिटी, ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव पोलैरिटी भी हो सकती है, नेगेटिव पोलैरिटी भी हो सकती है। सो 5 इम्पल्सेस आर अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स विच आर जॉइन टुगेदर, ठीक है, कैपेसिटर से दोनों टर्मिनल्स जो हैं आपने उनको जॉइन कर देना है और उसके अकॉर्डिंगली कैपेसिटर पे अपने इम्पल्सेस अप्लाई करनी है। एंड इट शुड मीन्स कैपेसिटेंस जो है वो विथस्टैंड करना चाहिए दिस वोल्टेज विदाउट कॉजिंग एनी फ्लैश ओवर। सो 1/50 माइक्रो सेकेंड से जब आपने 5 कंसेक्टिव इम्पल्सेस दी ऑफ आइदर पोलैरिटी और आपने इस तरह से देनी है तो कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल हैं आपने उनको कंबाइन कर देना है। तो जब आपने ये सारा ऑपरेटर सेट कर दिया तो उसके बाद जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर ये करना है किसी क्षमता तो ये फ्लैश ओवर जो है वो ना ऑकर करे। So these are basically some routine test and the type test of which are carried on the power capacitor. आई होप आप लोगों को ये टेस्ट अच्छे तरीके से समझ आते होंगे और टेस्टों से रिलेटेड कोई भी अगर आपका इशू है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।